प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादह हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। और अल्लाह वही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो छुपी और खुली हर बात को जानने वाला है। वही है जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। वो अल्लाह वही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो बादशाह है, तकद्दुस का मालिक है, सलामती देने वाला है, अमन बख्शने वाला है, सबका निगहबान है, बड़े इक़्तिदार वाला है, हर खराबी की इस्लाह करने वाला है, बड़ाई का मालिक है। पाक है अल्लाह उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। वो अल्लाह वही है जो पैदा करने वाला है, वजूद में लाने वाला है, सूरत बनाने वाला है। उसी की सबसे अच्छे नाम है। आसमानों और ज़मीन में जितनी चीज़ें हैं वो उसकी तस्बीह करती हैं। और वही है जो इक़्तिदार का भी मालिक है, हिकमत भी मालिक है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मौलिम रेडियो प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात। प्यारे बच्चों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो मदद है। मदद कई तरह की होती है, जैसे कि माली मदद, बदनी मदद, इखलाकी मदद और ज़बानी मदद। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अपने भाई की ज़रूरत पूरी करेगा, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत पूरी करेगा, और जो अपने भाई की परेशानी को दूर करेगा तो अल्लाह ताला क़यामत की परेशानियों में से किसी परेशानी को दूर फरमाएगा। हमारी मदद के हकदार ख़ास तौर पर वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अगर कोई कर्जदार है तो उसका कर्ज उतारना उसकी माली मदद है। इसी तरह अगर कोई हमसे मशवरा मांगे तो उसे सही राय देना भी ज़बानी और इखलाकी मदद है। हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों, सहेलियों और आसपास के लोगों पर नज़र रखें। जब भी किसी को मदद की ज़रूरत हो तो फ़ौरन उनकी मुश्किल का हल निकालने में उनकी मदद करें। ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है कि हम अपने आसपास के लोगों की मदद करें। इस तरह हमारा माशरा एक सेहतमंद माशरा बन सकता है। जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं रहेगी और सब मिलकर हंसी खुशी रहेंगे। हमारा मुआशरा भी बुराइयों से पाक हो जाएगा। इसी के साथ सुनते हैं आज का पहला कंपोनेंट, जो है पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो और आगे बढ़ो के साथ आपकी टीचर मिस ताहरा नासिर की तरफ से आप सबको मेरा सलाम और खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें आज के पहले सेगमेंट की जानिब, जो है गपशप। कल मेरे हाथ एक किताब लगी, उसका उन्वान था हिकायात सादी। मैं जैसे जैसे उसे पढ़ती गई वैसे वैसे मुझे हर हिकायत से एक जिंदगी गुजारने की एक नसीहत कह ले या सबक मिलता गया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिकायत किसे कहते हैं। हिकायत का मतलब है कि नज़्म या नसर में कोई मुख्तसर कहानी या ऐसा वाक़या बयान किया गया हो जिसमें कोई न कोई इखलाकी सबक मौजूद हो। कई हिकायतें ऐसी भी हैं जिसमें जानवरों और परिंदों को इंसानों की तरह बातें करता दिखाया गया है, लेकिन मकसद इसमें भी इंसान की भलाई की बात ही होती है। तो बच्चों, मैंने सोचा कि मैं आपको शेख सादी की एक हिकायत सुनाती हूँ। अब आप पूछेंगे कि ये शेख सादी कौन थे, तो मैं मुख्तसरन इनके बारे में आपको ये बता देती हूँ
कि शेख सादी आज से तकरीबन 800 साल पहले ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए। आप एक बहुत बड़े मौल्लिम माने जाते हैं। आपकी 2 किताबें गुलिस्तान और बोस्तान बहुत मशहूर हैं। पहली किताब गुलिस्तान नस्र में है, जबकि दूसरी किताब बोस्तान नज़्म में है। आपने 100 बरस की उम्र में शिराज यानी ईरान में इंतकाल फरमाया। चलिए पहले उनकी एक सबक आमोज और दिलचस्प हिकायत सुनते हैं। किसी बाग में एक कबूतर ने अपना आशियाना बनाया हुआ था, जिसमें वो दिन भर अपने बच्चों को दाना चुगाता। बच्चों के बालों पर निकल रहे थे। एक दिन कबूतर दाना चोंच में दबाए बाहर से आया तो सारे बच्चों ने उन्हें तशवीश से बताया कि अब हमारे आशियाने की बर्बादी का वक्त आ गया है। आज बाग का मालिक अपने बेटे से कह रहा था, फल तोड़ने का जमाना आ गया है। कल मैं अपने दोस्तों को लाऊंगा और उनसे फल तोड़ने का काम लूंगा। खुद मैं अपने बाजों की खराबी की वजह से ये काम नहीं कर सकूंगा। कबूतर ने अपने बच्चों को तसल्ली देते हुए कहा, बाग का मालिक कल अपने दोस्तों के साथ नहीं आएगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं। और हकीकतन ऐसा ही हुआ। बाग का मालिक दूसरी रोज अपने दोस्तों के हमरा फल तोड़ने ना आया। कई रोज बाद बाग का मालिक अपने बेटे के साथ बाग में आया और कहने लगा, मैं उस दिन फल तोड़ने ना आ सका क्योंकि मेरे दोस्त वादे के बावजूद नहीं आए, लेकिन मेरे दोबारा कहने पर उन्होंने पक्का वादा किया है कि कल वो जरूर आएंगे और फल तोड़ने बाग में जाएंगे। कबूतर ने ये बात बच्चों की जुबानी सुनकर कहा, घबराओ नहीं, बाग का मालिक अब भी फल तोड़ने नहीं आएगा, ये कल भी गुजर जाएगा। इसी तरह दूसरा रोज भी गुजर गया और बाग का मालिक और उसके दोस्त में बाग में ना आए। आखिर एक रोज बाग का मालिक अपने बेटे के साथ फिर बाग में आया और बोला, मेरे दोस्त तो बस नाम के हमदर्द हैं। वो हर बार वादा करने के बाद भी टाल मटोल करते हैं और नहीं आते। अब मैंने फैसला किया है, उन पर भरोसा करने के बजाय अपना काम मैं खुद करूंगा और कल बाग से फल तोड़ूंगा। कबूतर ने ये बात सुनकर परेशानी से कहा, बच्चों, अब हमें अपना ठिकाना कहीं और तलाश करना चाहिए। बाग का मालिक कल यहाँ जरूर आएगा क्योंकि उसने दूसरों पर भरोसा करना छोड़ दिया है। तो बच्चों, ये हिकायत दिलचस्प थी ना? आप कुछ सवालात करें इसके हवाले से। जरा मैं भी तो देखूं कि आपने ये हिकायत कितने गौर से सुनी। चलिए जी, सब तैयार है? पहला सवाल, कबूतर के बच्चे किस बात के लिए फिक्रमंद थे? जी, कौन जवाब देगा? अच्छा, आप बताएंगे? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक कहा। कबूतर के बच्चे इस बात के लिए फिक्रमंद थे कि बाग का मालिक अपने दोस्तों के साथ फल तोड़ने आएगा तो उनका घोंसला तबाह हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि कबूतर को क्यों यकीन था कि बाग का मालिक अपने दोस्तों के साथ नहीं आएगा? सोचे सोचे। जी, आप बताइए। अच्छा, आपका ख्याल है कि उसके दोस्त कामचोर थे, लेकिन कहानी में तो ये नहीं बताया। और आप क्या कह रही हैं? आप कह रही हैं कि मालिक के जुमलों से अंदाजा होता है कि उसके दोस्त बस नाम के दोस्त थे। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि कबूतर के बच्चों ने उसे ये सारी गुफ्तगू सुनाई थी। अब सबसे अहम सवाल, कबूतर ने किस बात की बिना पर वहां से जाने का फैसला किया? जी, आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब, जब मालिक ने खुद अपना काम करने का फैसला किया। तो इस हिकायत से हमें क्या सबक हासिल हुआ? कौन बताएगा? चलिए जी, अब आपकी बारी है। क्या कहा आपने? अरे वाह, इन्होंने कहा दूसरों पर भरोसा हमेशा नुकसान का बायस बनता है, अपना काम खुद करना चाहिए। बेशक, जबरदस्त जवाब दिया है। शाबाश, मुझे खुशी है आपने हिकायत गौर से सुनी और उसे समझा भी। अब हम अपने अगले सेगमेंट की जानब आते हैं, जो है तो फिर सीखते हैं। आज हम कवायद में हुरूफ़े जार की बात करेंगे। बहुत आसान है हुरूफ़े जार। हुरूफ़े जार वो हुरूफ हैं जो किसी इस्म को फेल के साथ मिलाते हैं। जैसे कागज और कलम मेज पर रख दो तो इस जुमले में पर हुरूफ़े जार है। क्या हुआ, परेशान हो गए? भाई रुकिए, परेशान होने की जरूरत नहीं। उर्दू कवायद हमेशा मश्क और मुताले से आते हैं, लेकिन आपको इस कायदे का नाम पता होना चाहिए। आम तौर पे जो हर्फ़े जार इस्तेमाल होते हैं वो ये हैं
का, के, की, को, तक, पर, से, तलक, ऊपर, नीचे, पे, दरमियान, साथ, अंदर, बाहर वगैरह। चलिए मश्क करते हैं। मैं एक जुमला कहूंगी और उसमें से हुर्फ़े जार की जगह खाली छोड़ दूंगी। आपको बताना है कि उसमें कौन सा हर्फ आएगा। सब तैयार हैं? तो सुने। गिलास डैश पानी है। जी बिल्कुल ठीक, गिलास में पानी है। तो ये जो में है ये आपका हुर्फ़े जार है। आसमान डैश काले बादल छाए हुए हैं। आसमान पर, शाबाश, आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। चलिए जी एक और जुमला सुने। बिस्तर के डैश मेरी चप्पलें मौजूद थीं। बिस्तर के नीचे मेरी चप्पलें मौजूद थीं। बिल्कुल ठीक। वो जमात में सबसे डैश बैठता है। जी आपने क्या कहा? वो जमात में सबसे आगे बैठता है। और आप क्या कह रहे हैं? वो जमात में सबसे पीछे बैठता है। भाई दोनों जवाब दुरुस्त हैं और ये दोनों हुर्फ़े जार हैं। अच्छा एक और जुमला सुने। अम्मी सबके डैश बाजार से नए कपड़े लाईं। सबके लिए, तो ये जो लिए है ये भी हुर्फ़े जार है। शाबाश, है ना आसान। हुर्फ़े जार आपके जुमलों को मायने देते हैं, उसके बगैर जुमले नामुकम्मल और अधूरे लगेंगे। अब जो हम मश्क करेंगे इसमें मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी। आपने दुरुस्त हुर्फ़े जार का इंतखाब करना है। अपनी कॉपी और पेन या पेंसिल तैयार रखें और सुनकर सिर्फ दुरुस्त हुर्फ़े जार लिखें। शुरू करते हैं। नंबर 1, मेरे स्कूल के डैश एक मैदान है। और आपके ऑप्शंस हैं पर या पीछे। नंबर 2, तेज हवा से कपड़े डैश गिर गए। आपके ऑप्शन है नीचे या फिर लिए। नंबर 3, अब्बू के डैश चाय लाओ। ऑप्शन है पीछे या फिर लिए। नंबर 4, वो हमारे डैश में आकर बैठ गया। ऑप्शन है बीच या फिर आगे। नंबर 5, मुझे बस बाजार डैश जाना है। ऑप्शन है पर और तक। चले जी सुनते हैं। नंबर 1, मेरे स्कूल के डैश एक मैदान है। क्या लिखा आप लोगों ने? पीछे। बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 2, तेज हवा से कपड़े डैश गिर गए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, नीचे गिर गए। जिन बच्चों ने नीचे लिखा है वो बिल्कुल अपने आप को नंबर दे सकते हैं। अब्बू के डैश चाय लाओ। अब्बू के लिए चाय लाओ। वेरी गुड, शाबाश, आप तो बहुत स्मार्ट हो गए। नंबर 4, वो हमारे डैश में आकर बैठ गया। वो हमारे बीच में आकर बैठ गया। वंडरफुल, जबरदस्त। नंबर 5, मुझे बस बाजार डैश जाना है। मुझे बस बाजार तक जाना है। शाबाश भाई, बहुत खूब। आपने तो बहुत अच्छी तरह से हुर्फ़े जार को इस्तेमाल करना सीखा। चलिए आइए एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं जो एक कहावत के बारे में है। ये कहानी लिखी है आमना माहम ने और इसमें जो कहावत इस्तेमाल हुई है वो है दूध का दूध और पानी का पानी। कहावत ऐसे मौके पे सुनी जाती है और ये कहावत जो मैं आपको सुना रही हूँ, दूध का दूध पानी का पानी, ये ऐसे मौके पे कही जाती है या सुनी है जब किसी का सच और झूठ खुलकर सामने आ जाए या किसी को उसके अच्छे या बुरे फेल का बदला मिल जाए। अब इस कहावत का एक पस मंजर है। जब हम इसके पस मंजर में जाएं तो हमें किस्सा सुनने को मिलता है जो मैं आपको सुना रही हूँ। एक गवाला था। गवाला किसे कहते हैं? जो कि दूध बेचता है, ठीक है। एक गवाला था जो ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठी करने के खप्त में मुब्तला हो गया। उस पर पैसे जमा करने की धुन सवार हो गई और वो लालच में अंधा हो चुका था। उसके जहन में दौलत कमाने का सीधा और आसान तरीका ये समझ आया कि वो दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू कर दे। उसने ऐसा ही किया। शहर में रहकर उसने नाजायज तरीके से बहुत जल्द माल बना लिया। जब उसके पास अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो गई तो वो अपने गांव जाने की तैयारी करने लगा। गवाले ने एक रोज अपनी सारी रकम अब एक थैली में डाली और गांव की तरफ चल दिया।
दिनों शदीद गर्मी पड़ रही थी। पसीना चोटी से एड़ी तक बह रहा था। गवाला भी गर्मी की वजह से निढाल था। उसके रास्ते में एक दरिया पड़ा तो उसने नहाने का इरादा किया और रुपयों की थैली एक दरख्त के नीचे रखकर दूसरी नजर में आने से छुपाने की गर्ज से उस पर कपड़े डाल दिए। इस तरफ से मुतमईन होने के बाद उसने लंगोट कस लिया और पानी में कूद पड़ा। गवाला जिस इलाके में नहाने के लिए रुका था वहाँ बंदर बहुत पाए जाते थे। इत्तेफाक से एक बंदर उसी दरख्त पर बैठा हुआ था जिसके नीचे गवाले ने रकम की थैली रखकर उस पर कपड़े डाल दिए थे। उसने ये सारा माजरा देख लिया था। बंदर बहुत शरारती था। उसने गवाले को दरिया में नहाते देखा तो दरख्त से उतरा और रुपयों की वो थैली उठाकर दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा। गवाला पानी से निकला तो उसकी नजर बंदर पर पड़ी जिसके पास रकम वाली थैली थी। उसने बंदर को डराने की कोशिश की कि किसी तरह वो थैली नीचे फेंक दे, लेकिन बंदर उससे जरा ना घबराया। उसने थैली खोली और रुपए एक एक करके हवा में उड़ाने लगा। कुछ जमीन पर और कुछ दरिया में गिरने लगे। गवाला रुपयों को पकड़ने की कोशिश करता रहा लेकिन ये आसान ना था। इस दौरान वहाँ लोग जमा हो गए और एक तमाशा लग गया। उनमें वो लोग भी थे जो इस गवाले की बेईमानी से वाकिफ थे। उन्होंने जब गवाले को यूं रोता पीटता देखा तो कहने लगे, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। यानी उसने जो पैसे दूध में पानी मिलाकर नाजायज तरीके से कमाए थे वो पानी ही में मिल गए। जी जनाब, कैसी लगी आपको ये कहानी? वैसे ये कहावत की कहानी है, इस कहावत का पस मंजर है। अब जब भी कोई ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें किसी शख्स का कोई पोल खुल जाए या उसकी कोई खराबी जो है वो वाज़ेह हो जाए तो हम कहते हैं भाई दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो हमने आज क्या क्या सीखा, जल्दी से याद करें, कौन बताएगा? जी, तो आज हमने शेख सादी की हिकायत सुनी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने और उनके बारे में मुख्तसरन जाना है। इसके अलावा हमने कवायद में हुर्फ जार का जुमलों में इस्तेमाल सीखा। अब सब अपनी डायरी निकालें ताकि मैं आपको होमवर्क दे सकूं। हमारा आखिरी सेगमेंट है, हम भी कर सकते हैं। मैं कुछ हुर्फ जार आपको लिखवा रही हूँ, आप इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। गौर से सुनिए। ऊपर, नीचे, बीच, दरमियान, साथ, आगे, पीछे, लिए। आपने इन तमाम हर्फ जार को जुमलों में इस्तेमाल करना है। इस दुआ के साथ कि आप जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला पाकिस्तान की, आपकी और हम सब की हिफाजत करे। आमीन। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। जी तो हादिया बताएं, हिकायत किसे कहते हैं? हिकायत का मतलब है कि नज़्म या नसर में से कोई मुख्तसर कहानी या ऐसा वाक़या बयान किया गया हो जिसमें कोई न कोई इखलाकी सबक मौजूद हो। तो बच्चों आप भी हिकायतें जमा करें। नबीहा, इस रिडल का जवाब बताएं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पास हाथ हैं और मुंह भी है लेकिन ना वो कुछ पकड़ सकता है और ना ही वो हंस सकता है? हाथ भी और मुंह भी है लेकिन ना मुस्कुरा सकता है ना पकड़ सकता है। ये क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? नहीं, वो भी नहीं हो सकता। मुझे नहीं आ रहा हादिया, क्या जवाब है इसका? नबीहा, इसका जवाब है क्लॉक यानी कि घड़ी। उसके पास मुंह है जिस पर नंबर्स लिखे होते हैं और हाथ हैं जिससे वो वक्त बताती है। ओह हाँ, ये तो इतना आसान था। चलो कोई बात नहीं। चले हादिया, अब आप इसका जवाब बताएं। हादिया, वो कौन सी दो चीजें हैं जो आप कभी भी नाश्ते में नहीं खा सकते? इसका जवाब दोपहर का खाना यानी कि लंच और रात का खाना यानी कि डिनर होगा ना, क्योंकि नाश्ता तो सुबह होता है। वाह, सही जवाब हादिया। नबीहा, अब आप मुझे बताएं, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास गर्दन है लेकिन सर नहीं है? गर्दन है लेकिन सर नहीं है, ये क्या बात हुई? सोचने दो। ओह हाँ, इसका जवाब बॉटल है, क्योंकि उसका सर नहीं होता लेकिन बोतल की गर्दन तो होती है ना। वाह, बिल्कुल दुरुस्त। हादिया बताएं, वो कौन सी चीज है
जो सुखाने के चक्कर में खुद गीली हो जाती है। मुझे इसका जवाब पता है। क्या था इसका जवाब? ओ हाँ, टॉवल यानी कि तौलिया, क्योंकि वो गीली चीज को सुखाने के चक्कर में खुद गीला हो जाता है। यस, करेक्ट आंसर। आपके पास अब हैं 2 पॉइंट्स और मेरे पास 1। यू वन हादिया। यस, मैं जीत गई। चलें, आज का गेम खत्म हुआ। तो आइए सुनते हैं आज का अगला कंपोनेंट, जो है 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन के साथ आपकी मेजबान राहिला माहिन आपके सामने हाजिर हैं। ये बताइए कैसे हैं आप सब लोग। हम रेगुलरली इस प्रोग्राम की मदद से रियाजी के तसव्वुरात को नए अंदाज से सीखने की कोशिश करते हैं। तो रोजाना की तरह आज का भी नया लेसन पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप लोगों के पास आपकी मैथ की बुक, एक अदद कॉपी, इरेजर, पेंसिल और रूलर होना चाहिए, ताकि आप साथ साथ समझ भी सकें और अपना काम भी कर सकें। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट को, जो कि हमारे अतराफ में हर जगह मौजूद है। हमारे साथ मेहमान हैं हमना, जो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेंगी और खुद भी समझेंगी। तो पहला सवाल है कि डेसिमल्स हमें अपनी जिंदगी में कहाँ नजर आते हैं? मिस, अपना वजन चेक करते हुए, जैसे मेरा वजन है 35.5 kg। इसके अलावा कॉपी में जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे 3.5 सेंटीमीटर की लाइन। बहुत अच्छे। इसके अलावा जब भी गाड़ी की स्पीड की बात हो या पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने जाएं, तो डेसिमल्स की बात जरूर आएगी। डेसिमल्स आर ऑल अराउंड अस। इसकी कैलकुलेशंस बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। हमें डेसिमल्स की प्लेस वैल्यू बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए, ताकि जब हम उसे कॉपी में एक सम की तरह लिखें तो हमारा जवाब गलत ना आए। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, जिसका पहला सेगमेंट है आज की मैथमेटिक्स की मशीन में क्या है। आज हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के सवालात करेंगे, खास तौर पर वर्ड प्रॉब्लम्स। मिस, लेकिन मुझे तो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। जी, आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ टेक्निक सीखेंगे कि अगर होल नंबर की जगह डेसिमल को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना पड़े, तो हम कौन सी स्ट्रेटेजी अपना सकेंगे कि हमसे गलती ना हो। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। 2.8 और 3.5 में क्या चीज कॉमन है? मिस, नंबर तो दोनों अलग हैं, लेकिन डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट आ रहा है। जी, डेसिमल के बाद वाले डिजिट को हम डेसिमल प्लेस कहते हैं। जब डेसिमल प्लेस एक जैसी हो या बराबर हो, तो हम उन्हें लाइक डेसिमल्स कहते हैं। जैसे 2.8 और 3.5 लाइक डेसिमल्स हैं, क्योंकि दोनों में एक डेसिमल प्लेस है। अब आप कोई मिसाल दीजिए। मिस, जैसे 1.4 और 1.2। वेरी गुड। इसके अलावा 4.7 और 9.8। बिल्कुल सही। अब ये बताइए 1.23 और 4.8 ये कैसी डेसिमल्स हैं? मिस, ये तो अनलाइक डेसिमल्स हैं, क्योंकि 4.8 में 1 डेसिमल प्लेस है और 1.23 में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इसका मतलब है कि लाइक डेसिमल्स हैव सेम डेसिमल प्लेसेस एंड अनलाइक डेसिमल्स हैव डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस। तो हम शुरू करते हैं आज के वर्ड प्रॉब्लम से। ओह, डेसिमल वर्ड प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज स्कैरी। तो हम ना आप खुश हो जाएं, क्योंकि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी और स्केरी डेसिमल्स बिल्कुल फ्रेंडली हो जाएंगे। देखें, एक रिबन है 4.5 सेंटीमीटर लंबी और दूसरी रिबन 0.4 सेंटीमीटर लंबी है। रिबन की टोटल लेंथ क्या होगी? मिस, हम 4.5 और 0.4 को ऐड करेंगे। अच्छा, अब इसमें टिप ये है कि सम बनाते हुए हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, टेंथ के नीचे टेंथ और यूनिट के नीचे यूनिट। जहां कोई प्लेस वैल्यू नहीं होगी, उसकी जगह हम 0 लिखेंगे। तो 4.5 में 4 और 0.5 की क्या प्लेस वैल्यू है? मिस, 4 यूनिट है और 5 टेंथ है। और 0.4 में की क्या प्लेस वैल्यू है? मिस, 4 टेंथ है और 0 यूनिट है। बिल्कुल सही। अब जरा बताइए कि हम क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। मिस, सबसे पहले तो 4.5 लिखेंगे, उसके नीचे 0.4 लिखेंगे। अच्छा, 4 पॉइंट का 4 और 5 किस डिजिट के साथ लिखेंगे? मिस, 5 के नीचे 4 और 4 के नीचे तो कुछ नहीं है। जी, जब नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो वहाँ हम सिफर लिखेंगे। इसके अलावा डेसिमल के नीचे डेसिमल।
अब इन दोनों को ऐड कर दें। मिस ये तो 4.9 हो गया। वेरी गुड, आपको अब डेसिमल को प्लेस करना आ गया है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक कपड़े का थान 32.5 मीटर का था। इसमें से 6 मीटर निकाल कर दुकानदार ने बेच दिया। अब कितने मीटर कपड़ा बाकी है? मिस टोटल लेंथ में से 6 मीटर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब इस सवाल को लिखेंगे किस तरह? मिस सबसे पहले तो 32.5 लिखेंगे क्योंकि 32.5 बड़ा नंबर है। लेकिन मिस 6 को कैसे लिखेंगे? इसमें तो कोई डेसिमल भी नहीं है। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब किसी डेसिमल नंबर से होल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो सबसे पहले इस होल नंबर को हम डेसिमल बना देंगे। अब मुझे ये बताएं कि 6 को अगर डेसिमल बनाना हो तो इसे कैसे लिखेंगे? 0.6। हम ना 6 एक होल नंबर है और 0.6 में 6 10th है। ये दोनों अलग होंगे। डेसिमल ऐसे लगाएं कि 6 की वैल्यू तब्दील ना हो। मिस 6.0 क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। 6.0 में 6 यूनिट की ही जगह रहा, तब्दील नहीं हुआ। तो अब हमारा सवाल क्या था? मिस 32.5 के नीचे हम लिखेंगे 6.0। जी, मेरा ख्याल है हम ना डेसिमल के नीचे डेसिमल, 10th के नीचे 10th और यूनिट के नीचे यूनिट लिखना है। तो कौन सी प्लेस वैल्यू बच गई? मिस 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है। तो आप 0 लिख दें। अब जरा मुझे सब्ट्रैक्ट करके बताइए। मिस 5 - 0 = 5, 12 - 6 = 6 और 3 की जगह 2 आ जाएगा तो जवाब है 26.5। वेरी गुड हमना। अच्छा, अगर मेरे पास 17 रुपए हैं और मैंने 12.5 रुपीस की टॉफीज खरीदनी है तो बाकी कितने पैसे बचे? मिस ये सवाल दोबारा डेसिमल और होल नंबर के बीच में है। जी बिल्कुल, 17 होल नंबर है और 12.5 डेसिमल में है। अब इसको कैसे लिखेंगे? मिस 17 को डेसिमल बना देंगे डेसिमल लगा के। अच्छा, तो डेसिमल कहाँ लगेगा? मिस 17.0। जी बिल्कुल सही, 17 के बाद डेसिमल लगेगा। इससे 17 की असल वैल्यू तब्दील नहीं होगी। अच्छा, अब आप इसे सॉल्व करके दिखाइए। मिस बड़ा नंबर है 17 तो हम लिखेंगे 17.0 और इसके नीचे 12.5। ये तो दोनों 3 डिजिट्स नंबर हैं। जी, अब उन्हें जरा सब्ट्रैक्ट भी कर दें। 17.0 के 0 ने 7 से 1 बोरो किया तो वो बन गया 6 और 0 बन गया 10। तो अब 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बच जाएगा। और लास्टली 1 - 1 = 0 so the answer is 4.5। अरे वाह हमना, आपने तो कमाल ही कर दिया। 4.5 ही इसका सही जवाब है। अब जरा जल्दी से बता दें कि हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए किस बात का ख्याल रखना चाहिए? मिस हम डेसिमल को डेसिमल के नीचे और हर प्लेस वैल्यू को उसकी प्लेस वैल्यू के नीचे लिखेंगे और जो प्लेस वैल्यू खाली बच जाए वहाँ 0 लिख देंगे। थैंक यू हमना, वेरी गुड। अब जरा 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कैसे होगा? मिस इसे कैसे करेंगे? देखिए, 2.5 में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? सिर्फ एक। तो हमारे आंसर में भी सिर्फ एक डेसिमल प्लेस होगी। अब आप 2.5 को 25 तस्वीर करें और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जवाब आएगा? मिस 25 × 2 = 50। ये तो 50 जवाब है। वेरी गुड हमना। अब 50 में एक डेसिमल प्लेस लगा दें तो क्या बनेगा? 5.0। मिस 5 से पहले तो नहीं लगाएंगे। देखिए बेटा, डेसिमल प्लेस हमेशा सीधे हाथ से शुरू होती है तो सीधे हाथ का पहला डिजिट 0 है और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, इसीलिए ये 5.0 होगा। अच्छा, अगर सवाल हो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या करेंगे? मिस ये तो बहुत मुश्किल है। इसमें आपको क्या मुश्किल लग रहा है? मिस 0.25। देखें, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डेसिमल प्लेस को काउंट कर लेते हैं और नंबर को बगैर डेसिमल के देखते हैं। अब ये बताएं इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? मिस 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। और बगैर डेसिमल के ये नंबर क्या होगा? 25। आप 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मिस वो तो 50 हो जाएंगे। पहले भी 50 जवाब आया था। जी हम ना 50 तो जवाब आएगा, लेकिन जितनी डेसिमल प्लेस होगी डेसिमल वहाँ लग जाएगा। 0.25 में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2। तो 50 में कहाँ डेसिमल लगेगा? याद रहे, काउंटिंग सीधे हाथ से होगी। पहला 0 डिजिट
और दूसरा 5, तो 5 के बाद। तो क्या जवाब होगा? मिस 0.5। वेरी गुड। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलें अब जरा 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें। मिस 3.5 में एक डेसिमल प्लेस है। 3.5 को बगैर डेसिमल के पढ़ेंगे तो 35, और 35 टाइम्स 3 करेंगे तो 3 टाइम्स 5 = 15, 5 नीचे 1 कैरी, 3 टाइम्स 3 = 9, 9 + 1 = 10। मिस इसका जवाब होगा 105। जी, तो 105 का डेसिमल कहाँ गया? ओह सो सॉरी, एक प्लेस के बाद डेसिमल आएगा तो 10.5, 5 के बाद डेसिमल लगा देंगे। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लेट्स प्रैक्टिस। जी, पहला सवाल। सना की हाइट 1.7 मीटर है, जबकि आयशा इससे 0.3 मीटर छोटी है। तो आयशा की हाइट कितने मीटर होगी? मिस सना की हाइट तो 1.7 मीटर, आयशा 0.3 मीटर छोटी। तो हम अगर 1.7 मीटर में से 0.3 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिस आयशा की हाइट पता चल जाएगी, है ना मिस? बिल्कुल सही हमना, आपने बिल्कुल सही कहा। 1.7 में से अगर 0.3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आयशा की हाइट आ जाएगी। तो इसे लिखेंगे कैसे? यूनिट में 1, टेंथ में 7, फिर 1 के नीचे 0 और 7 के नीचे 3 और डेसिमल के नीचे डेसिमल, ठीक है ना? यस मिस। और फिर हम करेंगे 7 - 3 = 4, तो 1.4 मीटर आयशा की हाइट है। वेरी गुड हमना, आपने बिल्कुल सही कहा। अब लीजिए दूसरा सवाल। अ डोर इज 2.14 मीटर हाई and Javed is 1.89 meter tall. How much space will there be between Javed's head and the top of the door if he goes through it? एक दरवाजा 2.14 मीटर ऊंचा है और जबकि जावेद का कद 1.89 मीटर है। जब जावेद दरवाजे से गुजरेगा तो जावेद के सर और दरवाजे के बीच में कितनी जगह बचेगी? तो हमना, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इस दरवाजे की हाइट में से जावेद की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बीच की जगह का पता चल जाएगा। वेरी गुड, तो कर लीजिए। 2.14 माइनस 1.89, 4 के नीचे 9, 1 के नीचे 8, 2 के नीचे 1। क्योंकि दोनों की डेसिमल प्लेस बराबर हैं तो इनको लिखना आसान है। जी हमना, जिनकी डेसिमल प्लेस बराबर होती हैं उन्हें लाइक डेसिमल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों की डेसिमल प्लेसेस 2 हैं। तो इसका मतलब 1.3 and 1.35 आर अनलाइक डेसिमल्स। जी हाँ, लाइक डेसिमल्स जो हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है। अब जरा जल्दी से बताएं, 2.14 में से 1.89 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जवाब आएगा? और जो बच्चे सुन रहे हैं वो भी अपनी कॉपियों में सब्ट्रैक्ट करें। 2.14 माइनस 1.89। मिस जवाब आएगा 0.25। वेरी गुड हमना, आपको अगर बोरो करना आता है तो आप इस तरह के सवालात बहुत आराम से कर सकते हैं। हम डेसिमल के एडिशन सब्ट्रैक्शन को आम एडिशन सब्ट्रैक्शन के सवालों की तरह करते हैं। बस हमें डेसिमल की अलाइनमेंट का ख्याल रखना होता है कि डेसिमल हमेशा डेसिमल के नीचे आता है। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। 1.43 मल्टीप्लाइड बाय 5, जी इसका क्या जवाब होगा? 1.43 को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 5 टाइम्स 3 करेंगे, 15 आएगा। 5 लिखें, 1 कैरी, फिर 5 टाइम्स 4 करेंगे, 20 आएगा। इसमें 1 ऐड होगा तो हो जाएगा 21। 1 लिखेंगे और 2 कैरी करेंगे, फिर 5 टाइम्स 1 करेंगे, मिस 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो जवाब होगा वह 7.15। क्या बात है हमना आपकी। अब जरा जल्दी जल्दी ऐड कीजिएगा। 0.2 प्लस 0.5। मिस दोनों लाइक डेसिमल हैं तो 5 + 2 = 7 और जवाब है 0.7। वेरी गुड। 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 9। मिस 9 × 3 = 27, तो डेसिमल प्लेस 1 है तो 2.7। वेरी गुड। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 टाइम्स 5 = 10 होता है। एक डेसिमल प्लेस है तो 1.0। वाह भाई क्या बात है। अब 1.2 माइनस 0.9।
थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। डेसिमल प्लेस सेम है, तो 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। मिस 0.3। वेरी गुड, क्या बात है। अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लेट्स रिकैप। तो हम ना जरा आज के प्रोग्राम का रिकैप कर दीजिए। मिस, आज हमने लाइक और अनलाइक डेसिमल्स के बारे में पढ़ा। अगर सेम डेसिमल प्लेस है तो लाइक डेसिमल्स होंगी, अगर डेसिमल प्लेस डिफरेंट है तो अनलाइक डेसिमल्स होंगी। और मिस, आज हमने डेसिमल को अलाइन करना भी सीखा कि ऐड सब्ट्रैक्ट करते हुए हर प्लेस वैल्यू को उसके नीचे लिखें। मल्टीप्लिकेशन में हम नंबर को डेसिमल के बगैर कंसिडर करते हैं और नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। सिर्फ जवाब में हमें डेसिमल प्लेस को काउंट करके डेसिमल लगाना होता है। हम ना क्या आपको एग्जाम्पल दे सकती हैं? जी मिस, 2.4 टाइम्स 2 को हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 24 को 2 से करेंगे, तो जवाब में एक डेसिमल प्लेस लगा देंगे। लाइक 24 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 48, लेकिन 2.4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4.8। बहुत अच्छी तरह हम ना आपने आज के प्रोग्राम का रिकैप किया। वो तमाम बच्चे जो हमें सुन रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी किताबों में मौजूद डेसिमल से रिलेटेड तमाम काम मुकम्मल करें। खुश रहें, आबाद रहें। अपनी मेज़बान राहिला माहिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Now let's do some exercises. अब हम शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज में, जिसमें आपको अपनी कमर पे हाथ रख के उछलना है। तो शुरू करते हैं पहली वार्म अप एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलें, आप सीधा खड़े हो जाएं। हम अब सांस की मशक करते हैं। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। अब बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें आपको अपने दाएं हाथ से अपने दाएं पाँव को छूना है, पाँव की उंगलियों को छूना है। सही है? अब शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। अब आप सीधा खड़े हो जाएं। अब आपको अपने बाएं हाथ से अपने दाएं पाँव को छूना है, मतलब जो आप कर रहे थे उसका उलट करना है। मैं वापस 5 तक काउंट करूंगी। 1 2 3 4 5। चलिए, तो बहुत अच्छा हो गया। अब वापस सीधा खड़े हो जाएं। वापस से हम थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। सही है? तो नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आखिरी दफ़ा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आज की एक्सरसाइज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब सुनते हैं अपना अगला कॉम्पोनेंट जो है आओ जाने। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं असद और मैं रिदा आपको अपने प्रोग्राम में तहे दिल से खुशामदीद करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के 3 सेगमेंट्स होंगे। पहले सेगमेंट का नाम है हिस्ट्री की मिस्ट्री, जिसमें हम अंकल शेरी को बुलाएंगे जो कि एक टाइम ट्रैवलर हैं। उनके साथ कभी हम उनकी टाइम ट्रैवलिंग मशीन में ट्रैवल करेंगे और कभी हम उनसे तारीखी कहानियाँ सुनेंगे मज़े मज़े की। हमारे दूसरे सेगमेंट में हम ज्योग्राफी और सिविक्स के बारे में कुछ नया सीखेंगे। और हमारे तीसरे सेगमेंट का नाम है ज़िम्मेदार शहरी, जिसमें हम आप बच्चों को अच्छे शहरी होने की बातें बताएंगे। तो आए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम अपने पहले सेगमेंट से। आज हमारे स्टूडियो में आप सबके चहीते अंकल शेरी आए हैं। अस्सलामुअलैकुम अंकल शेरी, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और हमारे सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंकल जी, मैंने आज के डिस्कशन का मौजू अभी तक नहीं बताया बच्चों को। मैं चाहती हूँ कि आज आप खुद बताएं कि हम किस मौजू पे बात करेंगे। बच्चों,
क्या आप गैस कर सकते हैं कि हम किस मौजू पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे तहरीक खिलाफत के बारे में। जी हाँ बच्चों, जिसका दूसरा नाम खिलाफत मूवमेंट भी है। बच्चों, क्या आपको पता है कि ये तहरीक कब शुरू हुई थी? मैं बताती हूँ। ये वर्ल्ड वॉर 1 के इख्तिताम के वक्त इंडिया में शुरू हुई थी। जी बिल्कुल, ये तहरीक शुरू हुई थी 1919 में और 1924 तक ये तहरीक चली थी। अच्छा अंकल जी, आप बच्चों को ये बताएं कि ये तहरीक किस वजह से शुरू हुई थी? जब पहली जंग अजीम शुरू हुई थी तो तुर्की ने बरतानिया के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया था। तुर्की में उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत थी, जिसे हम खिलाफत उस्मानिया के नाम से भी जानते हैं। इन हालात में बर्रसगीर के मुसलमानों को ये डर लगा हुआ था कि अगर अंग्रेज़ जंग जीत गए और उसके बाद उन्होंने तुर्की के मुसलमान सल्तनत को नुकसान पहुंचा दिया तो फिर क्या होगा। इसीलिए बर्रसगीर के मुसलमानों ने बरतानिया का जंग में साथ दिया और मुसलमान की मुक़द्दस मुकामात को नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा भी लिया। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने वादा खिलाफी की थी। जी हाँ, जब जंग ख़त्म हुई थी तो बरतानिया की हुकूमत अपना वादा भूल गई और मुसलमानों के मुक़द्दस मुकामात को नुकसान पहुंचाया। इस वादे को याद दिलाने के लिए और तुर्की में खिलाफत को महफूज रखने के लिए मुसलमानों ने एक तहरीक शुरू की थी जिसका नाम तहरीक खिलाफत है। अच्छा, इस तहरीक में कौन कौन से मुसलमान लीडर सरे फहरिस्त थे? इस तहरीक में जो मुसलमान रहनुमा शामिल थे उनमें शौकत अली, मौलाना मोहम्मद जौहर, हाकिम अजमल ख़ान और अब्दुल कलाम आज़ाद सरे फहरिस्त थे। अच्छा, तो अब आप बच्चों को ये बताएं कि मुसलमानों ने इस तहरीक में क्या क्या मुतालबात किए थे? मुसलमानों के 3 अहम मकसद थे। पहला, कि तुर्की में खिलाफत का निज़ाम बरकरार रखा जाए। दूसरा, कि मक्का, मदीना और दूसरे मुकामात की हुर्मत का ख्याल रखा जाए। और आखिरी में खिलाफत उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े ना किया जाए। तो अंकल, क्या ये सारे मुतालबात पूरे हो सके? बदकिस्मती से नहीं हो सकी, लेकिन इस जैसी तहरीक बर्रसगीर में नहीं मिलती। अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना काफ़ी होगा। तो बच्चों, क्या आपको ये बातें पता थी? नहीं ना, इसीलिए हम आपके लिए ये सेगमेंट लाए थे। चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। इस सेगमेंट में हम आज पाकिस्तान के इकोनॉमिक निज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे और किस तरह फेडरल गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी चलाती है वो भी ज़ेरे गौर होगा। हमजा के चाचू के एग्ज़ाम सर पे थे। वो बाहर सेन में बैठे पढ़ाई कर रहे थे कि अचानक उनको याद आया कि वो अपनी एक किताब तो कमरे में ही भूल गए हैं। उन्होंने हमजा को ज़ोर से आवाज़ दी। हमजा! जी चाचू। मेरा छोटा सा काम करोगे? जी बोले। बेटा, मेरे कमरे में जाकर मेरी स्टडी टेबल से पीली रंग की किताब ले आओ प्लीज। अभी लेकर आया। हमजा पलट के जाने ही लगा तो उसने पूछा, उसका टाइटल क्या है और उस पे क्या लिखा है? उसमें बड़ा बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान लिखा होगा। हमजा भागते हुए कमरे में गया और किताब उठाकर ले आया। किताब के सामने वाला पेज देख के हमजा थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसके ऊपर एक तराजू और कुछ पैसे बने हुए थे। क्या ये किताब बताती है कि पाकिस्तान में कितने पैसे हैं? नहीं, ये बताती है कि पाकिस्तान के माशी निज़ाम को कैसे चलाना है और पाकिस्तान के माशी निज़ाम को चलाने के लिए कौन कौन से उसूल ज़रूरी हैं। तो आप इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत बता सकते हैं? नहीं, अभी तुम जाओ, मुझे पढ़ने दो, मेरा एग्जाम है 2 दिन में। तो चाचू, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप मुझे माशी निज़ाम और इनके असूलों के बारे में बता दें? क्या पता आपकी इससे रिवीजन भी हो जाए। चाचू, थोड़ा सोचने के बाद। चलो ठीक है, मगर ज्यादा सवाल नहीं पूछना। तो पहले तो ये बताएं कि माशी निज़ाम का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा निज़ाम है जिसकी मदद से कोई भी हुकूमत मौजूदा वसाइल को अपने मुल्क या शहर में तकसीम करती है। किसी भी मुल्क के पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे ज़मीन यानी लैंड, मजदूर यानी लेबर, कैपिटल यानी सरमाया और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कारोबार का फ़रोग। तो ये निज़ाम कौन बनाता है? ये निज़ाम हुकूमत बनाती है। तो हुकूमत के पास कहाँ से पैसे आते हैं? हम जो टैक्स भरते हैं ना, वही पैसे हुकूमत के पास आ जाते हैं। मैं तो कभी नहीं भरा टैक्स। हर कोई भरता है टैक्स। जैसे आप जो बिस्किट लेते हो दुकान से, उस पर भी टैक्स लगा होता है जो कि मैन्युफैक्चरर या फैक्ट्री वाला भरता है और वो टैक्स बिस्किट की कीमत में शामिल होता है। इस तरीके से हम सब टैक्स भरते हैं। तो हम जो टैक्स भरते हैं उससे हुकूमत करती क्या है? वो ये टैक्स हमारे लिए ही इस्तेमाल करती है। जैसे आपने कभी ये सोचा है कि ये जो पार्क बना हुआ है ये हुकूमत हमारे लिए क्यों बनाती है और इसके पैसे हुकूमत के पास कहाँ से आते हैं? ये भी हमारे टैक्स से बना है क्या? जी हाँ, और देखो यहाँ कितने लोग खेलते हैं।
कभी हुकूमत ने आके आपसे ये बोला है कि आप यहाँ खेलते हो तो आप इसके मुझे पैसे दो? नहीं ना। तो वो क्या जिनसे टैक्स लेते हैं उन्हीं पे खर्च करते हैं क्या? नहीं बेटा, ये गरीबों के लिए भी घर बनाते हैं, किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए पैसे भी देते हैं और छोटे कारोबारों को सरमाया भी फराहम करते हैं और बाकी मुल्क की तरक्की के लिए भी मुख्तलिफ स्कीम्स लाते हैं जिनमें ज़राअत की बेहतरी और रोजगार स्कीम्स भी होती हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी हुकूमत हमारे टैक्स से हमारे लिए इतना कुछ करती है। बच्चों, उम्मीद है कि आज के इस सेगमेंट में आपने पाकिस्तान के माशी निज़ाम के बारे में ज़रूर कुछ नया सीखा होगा और आप ये बातें याद भी रखेंगे। तो इसी के साथ अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है जिम्मेदार शहरी। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हमारे एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से क्या फ़राइज़ होने चाहिए, हमें किस तरह तनाज़ात को हल करना चाहिए। हम इंसानों को गुस्सा आ जाता है, हमें चाहिए कि अपने गुस्से पर काबू रखें और दूसरों की गलतियों को माफ़ कर दें। मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताऊंगा और कुछ छोटी छोटी तदाबीर भी जिनसे आप किसी भी तनाज़े से निकल सकते हैं। पहला ये कि अगर आपको किसी की बात बुरी लगी हो तो आपको चाहिए कि आप उससे बात कर लें। बहुत सारे मसले बात कर कर हल हो जाते हैं। अपना हमेशा मसला हल करने वाला रवैया रखें, इससे आप बहुत समझदार और काबिल साबित होंगे। दूसरा ये कि कभी आपकी किसी शख्स से इख्तलाफ राय हो और वो शख्स आपकी बात सुनने को तैयार ही ना हो तो आप समझौता कर लें, इससे आप किसी भी बड़े मसले से बच सकते हैं। तीसरा ये कि अगर कोई शख्स आपके साथ लड़ाई करने लगे तो आपको चाहिए कि आप गुस्सा ना करें, अपनी गुफ्तगू उस बंदे के साथ ख़त्म करें और दूर हट जाएं। इस शख्स से आप अब बहस ना करें और कोशिश करें कि बात वहीं ख़त्म कर दें। हमेशा अपने रवैये में थोड़ी लचक रखें, यह आपको बहुत कामयाब इंसान बनाएगी। और दूसरों की बात को अहमियत दें ताकि वो अपने आप को आपसे कमतर ना समझे। मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, गुस्सा पागलपन से शुरू होता है और ख़त्म अफसोस पे होता है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब तदबीर पर अमल करेंगे। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि तहरीक खिलाफत कब शुरू हुई और मुसलमानों का क्या एजेंडा था इसके पीछे। उसके बाद हमने पाकिस्तान के माशी निज़ाम के बारे में सीखा और आखिर में हमने तनाज़े से बचने की टेक्निक्स देखी। मुझे उम्मीद है कि आप आज का लेसन याद रखेंगे। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। So we learned many concepts today. तो चले अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।